शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत आगरा धर्मांतरण मामले से कर लेते हैं, जहां पर आगरा धर्मांतरण केस का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। 2050 तक पूरे भारत में इस्लाम फैलाना मकसद है। पाकिस्तानी हैंडलरों से लड़कियों की बात कराई जाती थी। लड़कियों को फंसाने के लिए ऑनलाइन गेम का भी इस्तेमाल। पकड़ा गया शातिर अब्दुल रहमान क्राउड फंडिंग किया करता था। पाकिस्तानी हैंडलरों से लड़कियों की बात कराई जाती थी। पूरे भारत को इस्लाम से रंग देने का प्लान था, वही प्लान जो अक्सर आतंकवादी गजवाए हिंद के नाम पर देते हैं। 2050 तक पूरे भारत में इस्लाम फैलाना मकसद था। संजय सिंह हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, जरा विस्तार से बताएं क्या क्या चीजें पता चली हैं। जिस प्रकार से जो अवैध धर्मांतरण का मामला है उसको लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। 10 लोगों को रिमांड पर जब दिया गया तो कई सारी चीजें निकल के सामने। उसमें सबसे बड़ी चीज ये सामने आई कि जो लूडो स्टार है, यानी कि पाकिस्तान का गेम है, उस ऑनलाइन गेम के जरिए भी पहले भी चैट शुरू होती थी। चैट शुरू होने के बाद कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। उसके बाद उन्हें तस्वीर लेकर उनका धर्मांतरण किया जाता था। वो पाकिस्तानी हैंडलर हैं, उनसे उनकी बात कराई जाती थी, उनके ग्रुप में उनको जोड़ा जाता था। उसके बाद और बात करें तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से डार्क वेब से भी ये जुड़े हुए थे। जो आगरा का रहमान है, 12वीं फेल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंप्यूटर पर 10 भाषाओं में बात करता था और डार्क वेब का इस्तेमाल करता था। अब्दुल रहमान जो कि इस पूरे गेम का कहने के मास्टरमाइंड अक्सर कह सकते हैं, पूरे जो गैंग था उसको चला रहा था, वो भी डार्क वेब था। और आयशा भी डार्क वेब। 3 लोग डार्क वेब से कहने की बात किया करते थे, जो सिग्नल के जरिए बात करते थे पाकिस्तान से या और अन्य देशों से। जिस प्रकार से बात करते थे कहीं ना कहीं तो सुरक्षा एजेंसी उनकी नजरों में ना आ पाए। साथ ही आपको बता दें जिस प्रकार से जो फॉरेन फंडिंग की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन फंडिंग थी, ये डॉलर के माध्यम से भी किया करते थे। क्रिप्टो करेंसी का भी ये यूज करते थे। तो कई सारी चीजें इसमें सामने आई है। सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से एक ग्रुप था जो कहीं ना कहीं कश्मीरी लड़कियों का था, वो अलग अलग जगह जाता था। तो ऐसे युवाओं को देखता था, वो कहीं ना कहीं परेशान है, उनका ब्रेन वॉश करते थे। पहले खुद ब्रेन वॉश करते थे, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं एक ग्रुप में जोड़ा जाता था। उसके बाद जो कश्मीर में बैठे हुए लोग हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, वो उनको ब्रेन वॉश करते थे और अवैध धर्मांतरण के लिए वो करते थे, क्रम उनका धर्मांतरण करा देते थे। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें सामने आई हैं और भी कई सारे जो तथ्य हैं उसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कई सारी एजेंसियां इसमें लगी हुई है, अलग अलग प्रकार से इसमें जांच चल रही है। चाहे फॉरेन फंडिंग की बात की हो, डार्क वेब की बात हो, या फिर कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन गेम है उसके जरिए ये अवैध धर्मांतरण हो। साथ ही आपको बता लव जिहाद की भी बात बीच में आई थी कि जिस प्रकार से पहले लव जिहाद किया गया, पहले बहलाया फुसलाया गया, उसके बाद उसे प्रेम जाल में फंसाया गया, उसके बाद उसे निकाह कर लिया गया। तो ऐसी कई सारी चीजें आई हैं। अब तक 14 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी? केवल आगरा में ही इसका केंद्र बनाया था या इसकी और अलग अलग ब्रांचेस भी थी? अगर 2050 तक भारत को इस्लाम से रंगने का इनका प्लान था। बिल्कुल, आगरा इसका सेंटर पॉइंट नहीं था। केवल आगरा से दो बहनें थी, उनको यहाँ से उनका ब्रेन वॉश किया गया। और भी कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उनको कहीं कहीं निकाह कराया गया या उन्हें इस्लाम कबूल कराया गया। जिस प्रकार से दिल्ली में ऐसा जो बेस है, जो अब्दुल रहमान है, उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई थी। और दिल्ली 2000 जो कहे 1990 में जो अब्दुल रहमान है वो चला गया, तो उसके बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उसके बाद से लगातार वो जो धर्मांतरण वो करा रहा था। और बता दें आपको कि 6 अलग अलग स्टेट में इनके लोग थे, सिंडिकेट के लोग थे, वो मौजूद थे। कश्मीर में लोग मौजूद थे, साथ ही पाकिस्तान में भी जो सिंडिकेट है उसके लोग मौजूद थे। तो एक बड़ा प्लान था, कहीं ना कहीं 2050 तक इस्लाम कंट्री बनाने का प्लान था। तो एक बड़े प्लान को फेल किया आगरा पुलिस ने। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 2 बहनें जब गायब होती हैं, जब उनको बरामदगी होती है तो उनसे पूछताछ होती, तब पता लगता है कि इतना बड़ा गेम चल रहा था। तो अलग अलग 6 राज्यों में दबिशें दी जाती है, वहां से 10 लोग गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद आपको बता दें जो अब्दुल रहमान है, जो कि पूरे इस गैंग को चला रहा था, इस गैंग को लीड कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से होती है। उसके बाद उसके दोनों बेटों की गिरफ्तारी होती है और जुनैद की गिरफ्तारी होती है, जो कि जिसने जो लव जिहाद के जरिए निकाह किया था, जो हरियाणा की रहने वाली लड़की थी, वो गायब थी, उससे निकाह किया था। तो ये सारे चीजों को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है। इसमें कहने की फॉरेन फंडिंग की बात की जा रही है, तो ईडी भी कुछ जो जुड़ी हुई है इसमें, और भी जो एजेंसियां है वो सारी इसमें जांच पड़ताल में जुटी है। कहीं ना कहीं फॉरेन कनेक्शन को भी तलाशा जा रहा है। फिलिस्तीन से भी कहीं ना कहीं बात आ रही है कि पैसे का लेन देन था, क्रिप्टो करेंसी या फिर जो डॉलर है उसके जरिए किया जाता था।
अच्छा संजय, एक बात बताइए, आगरा में इन्होंने ठिकाना कहाँ बनाया हुआ था? क्या वो मिश्रित आबादी थी या क्या वो मुस्लिम आबादी थी? क्या वो ऐसी पॉश एरिया था जहां पर शक न जा रहा हो? कहाँ था ठिकाना आगरा में इनका? जिस प्रकार से आगरा की बात की जाए तो आगरा से जो रहमान सिद्दीकी पकड़ा गया वो बारे में फेल है, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्यूटर का मास्टरमाइंड था, 10 भाषाओं में बात करता था, तो मिश्रित आबादी थी, वहां रहकर वो अपने सिंडिकेट से काम कर रहा था। जिस प्रकार से और भी चीजें, अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई, तो कहीं ना कहीं जो कंजेस्टेड एरिया है, जो मिश्रित आबादी वाली एरिया, वहां रहकर ये पूरा काम करते हैं, पूरा सिंडिकेट चलाते हैं, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम इसमें किया करता था। किसी का काम फंडिंग इकट्ठा करना था, तो किसी का काम लव जिहाद में या उनका ब्रेन वॉश करके उन जो युवा हैं उनको लाना था और उनका धर्मांतरण कराना था, तो किसी का काम जो स्थान है, जो रहने की व्यवस्था है वो करना था। तो अलग अलग काम बांटे हुए थे, अलग अलग काम चल रहे थे। 6 स्टेट में अलग अलग सिंडिकेट के लोग बैठे थे, कश्मीर में सिंडिकेट के लोग बैठे थे, इसी सिंडिकेट के लोग पाकिस्तान में भी बैठे थे। पहले कि पाकिस्तान कनेक्शन पूरी तरह से साफ हो चुका है। जिस प्रकार से अब बात सामने निकल के आई है, जो रिमांड लिया है आगरा पुलिस ने 10 लोगों का, तो लगातार और भी पूछताछ चल रही है, और भी कई सारी चीजें ऐसे हैं जो सामने आएंगी, सामने आई है यहाँ पर। अभी इसको कौन देख रहा है? क्या लखनऊ से जो सेंट्रल यूपी पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इसकी जांच में आगे हैं, या फिर आगरा की पुलिस ही इस पूरे प्रकरण को देख रही है? इस पूरे प्रकरण की बात की जाए तो आगरा जो कमिश्नर है दीपक कुमार के नेतृत्व में देखा जा रहा है। एक आईपीएस है जो कि यहाँ सर्विलांस प्रभारी है, एडिशनल सीपी के रूप में देख रहे हैं काम को, तो वो यहाँ पूरे टीम को लीड कर रहे हैं। लगभग 45 से 50 लोगों की टीम यहाँ से गई थी जब दबिश दी गई थी। 10 लोगों को अलग अलग 6 राज्यों से गिरफ्तार किया गया था। अब भी इसमें वो टीम पूरी काम कर रही है। साथ ही आपको बता दें, जिस प्रकार से लखनऊ डीजीपी भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार जो खुफिया एजेंसी है वो भी इसमें जुड़ी हुई है, क्योंकि फॉरेन जो फंड की बात की गई थी तो उसमें ईडी का भी कहने का इन्वॉल्वमेंट है। ईडी भी देख रही है कि फॉरेन फंडिंग कैसे होती थी, वो पैसा कहाँ से आता था, कहाँ इस्तेमाल होता था, किन किन चीजों में इस्तेमाल होता था। तो फॉरेन फंडिंग को लेकर कहीं ना कहीं ईडी भी इसमें देख रही है। तो कई सारी एजेंसियां संयुक्त रूप से देख रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस प्रकार से आगरा पुलिस इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, तो आगरा पुलिस विशेष तौर पर को देख रही है, कहाँ से रिमांड लेना है, कहाँ का पूछताछ करनी है, कहाँ की सूचना देनी है, तो सारी चीजें आगरा पुलिस भी इसमें कर रही है। बहुत शुक्रिया संजय, इस विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर आगरा धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड आरोपी अब्दुल रहमान उत्तराखंड की रहने वाली एक लड़की रानी का धर्मांतरण कर उसे अपनी चौथी बीवी बनाना चाहता था। हमने पीड़ित लड़की का नाम रानी दे दिया है। ये काल्पनिक नाम है, ये असल नाम नहीं है। हम लड़की की पहचान जाहिर नहीं करना चाहते, इसके लिए हमने उसको रानी नाम दिया है। अब इस रानी को दिल्ली भेजने की तैयारी भी की गई थी। उससे पहले ही आगरा पुलिस ने रानी को रेस्क्यू कर लिया। पुलिस को समय रहते भनक लगी और रानी को बचा लिया गया। 21 साल की रानी आगरा धर्मांतरण मामले में मुख्य गवाह भी है। सुनिए रानी की जुबानी। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे, अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुल रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी तीसरी चौथी वाइफ बनना होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे ऐसा। तो फिर वो बहुत सारे ग्रुप्स के कंटैक्ट्स उसने मुझे दिए। अयान जावेद का कंटैक्ट दिया, अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है, उसका नाम भी अब्दुल रहमान है, उसका कंटैक्ट दिया मुझे। और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट नहीं पर हाँ सेकंड थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ही आप पे इन्वेस्ट करेंगे और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आप मतलब आपकी हेल्प की जाएगी, अदरवाइज़ आपको हेल्प नहीं दी जाएगी ऐसा। तो फिर
अयान था झारखंड से, उसने मुझे कहा कि आपको निकलना है तो आपको चौक तक खुद जाना है, वहाँ पे आपको कैब करके देंगे जो आपको देहरादून छोड़ेगी। देहरादून में मेरा एक फ्रेंड आएगा, वो आपको दिल्ली लेकर जाएगा, और दिल्ली वाला लड़का आपको 10-12 घंटे की जर्नी के बाद एक सेफ़ जगह छोड़ देगा। वहाँ मुझे ले जा रहे थे। और जब वो चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया, तो फिर अब्दुर्रहमान उर्फ़ रुपेंद्र प्रताप ने मुझसे कहा कि मैं निकलवा दूँगा, पर आपको चौथी शादी या तीसरी शादी करनी होगी, अदरवाइज़ आप पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं बिना किसी प्रॉफ़िट के। तो फिर उसके बाद मैंने उससे मना कर दिया, और ये लोग मुझसे मेरा फ़ोन सिम तोड़वाते थे। मुझे भेजे गए पहले, आयशा के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उसने सेकंड हैंड फ़ोन वो लिया करती थी या फिर कीपैड फ़ोन लिया करती थी, और सिम लिया करती थी, फ़ेक सिम जो महंगे मिलते हैं 4,000-5,000 के, और वो सब लेके वो रिवर्ट्स को बांटा करती थी। तो मेरे पास भी आया था, और मुझे एक पूरी विधि बताई गई थी उसको तोड़ने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की, घर से पहले निकलने से पहले की। तो मुझे फ़ोन तोड़ के फिर पानी में डुबाना, स्क्रीनशॉट कि हाउ टू डिस्ट्रॉय फ़ोन, ये सब सिखाया गया, और मैंने वो सारी चीज़ें की, लेकिन मैं बाहर नहीं निकली, इस वजह से उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। और अब्दुर्रहमान ने भी मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, और अब्दुर्रहमान जो दिल्ली से है, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मदद कर देंगे, लेकिन 1 महीने ही आपको अपनी मदद मतलब अकेले रहना है, लेकिन उसके बाद इन दी एंड आपको भी फ़ोन और सिम तोड़ के मेरे पास दिल्ली आके रहना होगा, वरना मैं मदद नहीं करूँगा, क्योंकि पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको मेरे ही प्लेस पे आके इन दी एंड रहना पड़ेगा, वरना मैं मदद नहीं कर पाऊँगा। तो फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद क्योंकि मैं नहीं निकली, तो फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद बताया कि तुम तो नहीं निकली, कोई डिफरेंट लड़की निकल गई, उस पे वो पैसे खर्च हो गए जो हमने तुम्हारे लिए कलेक्ट किए थे, और अब वो लड़की निकली है और उसको हमने रेस्क्यू कर लिया, वो हमारे साथ रहती है। फिर उन्होंने एक रित करके एक लड़का है, उससे भी मेरा कांटेक्ट कराया। उसने मुझसे कहा कि आप मुझे पूरी कहानी लिख के भेजना, मैं स्टेटस लगाऊंगा, ऐसे हमें फंड्स मिलेंगे, तो मैं कलेक्ट करूंगा, मैं आयशा का फ़ंड मैनेजर हूँ, ऐसा। और मैं बाकी लड़कियों की भी मदद करता हूँ। रित बाकियों के बारे में भी स्टेटस लगाया करता था कि हमने उनकी पहचान छुपा दी है उन औरतों की, और वो उनको भी फ़ंड की ज़रूरत है, वो करता था कलेक्ट फ़ंड को। और अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र और अब्दुर्रहमान फ्रॉम दिल्ली और अबू तालिब, इन लोगों ने मुझे कलमा पढ़ने पे फ़ोर्स किया है, इस्लामिक कन्वर्जन के लिए जो ज़रूरी होता है वो। और अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र ने मुझे लिस्ट भेजी थी बहुत सारे इस्लामिक नेम की, उसमें से उन्होंने मेरा नेम मरियम रखा था। और अब्दुर्रहमान जो अंकल है दिल्ली से, उन्होंने मुझसे वॉइस नोट मांगा था कि इसमें ऐसा कहो कि मुझे हिजरत करनी है और मैं रिवर्टेड मुस्लिमा हूँ, मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ, ऐसा। तो मतलब ऐसे हमें फ़ंड्स मिलेंगे। तो उन्होंने मुझसे वॉइस नोट लिया था, और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने अमीर कॉन्टैक्ट के अंकल को सुनाऊंगा, वो हमें पैसे देंगे तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा।